फिल्म की शुरुआत होती है डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला से। वह एक बेहद सफल डेंटिस्ट है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका स्वभाव है। वह बहुत शर्मीला, इंट्रोवर्ट और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा इंसान है। लोगों से खुलकर बात करना तो दूर, वह अपनी बात भी ठीक से नहीं रख पाता। इसी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह कभी किसी को जवाब नहीं देता। अब फ्रेडी की उम्र लगभग 28 साल हो चुकी है और उसकी दोनों आंटियां चाहती हैं कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। लेकिन हर बार जब वह किसी लड़की से मिलने जाता है तो घबराहट के कारण ठीक से बात ही नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है कि हर लड़की उसे मना कर देती है। पिछले कई सालों से वह एक ही कैफे में अलग अलग लड़कियों से मिलने जाता रहा है। वहां का स्टाफ भी अब उसे पहचानने लगा है और कई बार उसका मजाक भी बनाता है। हाल ही में भी उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है, लेकिन वह भी उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। इससे फ्रेडी काफी उदास हो जाता है। शाम को वह अपने घर लौटता है। उसका सबसे करीबी दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि एक पालतू कछुआ है जिसका नाम हार्डी है। फ्रेडी उसी से अपने मन की सारी बातें करता है। उसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है। फ्रेडी की दो आंटियां पर्सिस और शहनाज बचपन से उसका ख्याल रखती आई है। उसके माता पिता की मौत तब हो गई थी जब वह बहुत छोटा था। आखिर उनके साथ क्या हुआ था, इसका खुलासा फिल्म में आगे होता है। कुछ समय बाद फ्रेडी अपनी आंटी के साथ एक शादी में जाता है। वहीं उसकी आंटी देखती हैं कि एक खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही है। उन्हें लगता है कि शायद वह फ्रेडी में दिलचस्पी रखती है, इसीलिए वे उसे उस लड़की से जाकर बात करने के लिए कहती हैं। फ्रेडी हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है, लेकिन हमेशा की तरह घबरा जाता है। वह ठीक से अपना परिचय तक नहीं दे पाता। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि वह उस पर नहीं बल्कि किसी और बात पर हंस रही थी। फ्रेडी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। तभी अचानक उस लड़की का पति रुस्तम वहां पहुंच जाता है। वह बेहद गुस्सैल और शक करने वाला इंसान है। वह बिना कुछ समझे अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है और फ्रेडी को भी बुरी तरह धक्का देकर सबके सामने बेइज्जत कर देता है। बेचारा फ्रेडी कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में होता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही लड़की घूम रही होती है। तभी अचानक वही लड़की उसके क्लिनिक में आ जाती है। उसे अपना अक्ल दांत विजडम टूथ निकलवाना होता है। जांच करने के बाद फ्रेडी उसे एक्सरे करवाने और जल्द ही दांत निकलवाने की सलाह देता है। बातचीत के दौरान लड़की अपना नाम कैनाज ईरानी बताती है। वह पिछली रात अपने पति के व्यवहार के लिए फ्रेडी से माफी भी मांगती है और बताती है कि उसका पति शराब पीने के बाद बेहद हिंसक और शक करने वाला बन जाता है। क्लिनिक में लगी फ्रेडी की मां की तस्वीर देखकर कैनाज बताती है कि वह उनकी बहुत बड़ी फैन है। उनकी मां एक मशहूर पियानो वादक थीं। कैनाज भी पहले पियानो बजाया करती थी, लेकिन शादी के बाद उसे अपने सारे सपने छोड़ने पड़े। कैनाज के जाने के बाद फ्रेडी उसके बारे में सोचता ही रह जाता है। वह कल्पना करने लगता है कि अगर कैनाज उसकी पत्नी होती तो उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। यह कोई गलत भावना नहीं थी, बल्कि पहली बार उसके दिल में किसी के लिए सच्चा प्यार जन्म ले रहा था। अगले दिन कैनाज फिर क्लिनिक आती है और इस बार फ्रेडी उसका दांत निकाल देता है। अब तक वह पूरी तरह उससे प्यार करने लगा था। उधर कैनाज जब अपने घर पहुंचती है तो उसका पति रुस्तम छोटी सी बात पर उसे बेरहमी से पीटता है। संयोग से फ्रेडी उसी समय उसकी बिल्डिंग के बाहर मौजूद होता है और यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसी दौरान फिल्म हमें फ्रेडी के बचपन का सबसे बड़ा राज भी बताती है। बचपन में उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को अपनी मां की गोली मारकर हत्या करते देखा था। इसके बाद उसके पिता ने खुद भी आत्महत्या कर ली थी। इस भयानक हादसे ने फ्रेडी के मन पर गहरा असर छोड़ा, जिसकी वजह से वह आज भी लोगों से घुल मिल नहीं पाता और हमेशा डरा सहमा रहता है। कुछ दिनों बाद कैनाज की फॉलोअप अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन वह क्लिनिक नहीं आती। फ्रेडी उसे फोन करता है और कहता है कि इलाज पूरा करने के लिए उसका चेकअप जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। काफी समझाने के बाद कैनाज मिलने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक पार्क में मिलते हैं।
वहां फ्रेडी उसके चेहरे पर चोट के ताजा निशान देखता है। कैनाज रोते हुए बताती है कि रुस्तम उसे लगभग रोज मारता है और उसकी जिंदगी एक नरक बन चुकी है। फ्रेडी उसे दिलासा देता है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और पहली बार कैनाज किसी के सामने अपने दिल का दर्द खुलकर बयान करती है। पार्क में हुई उस मुलाकात के बाद फ्रेडी और कैनाज के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरुआत में कैनाज उससे मिलने में हिचकिचाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगता है कि फ्रेडी एक सच्चा और भरोसेमंद इंसान है। उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके, इसलिए वह फ्रेडी के सामने अपने दुख बांटने लगती है। दूसरी तरफ फ्रेडी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने लिए नए कपड़े, नए जूते और दूसरी चीजें खरीदता है। पहली बार उसकी जिंदगी में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बदलने वाला है। अब दोनों अक्सर कैफे में मिलते हैं, साथ घूमते हैं और घंटों बातें करते हैं। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। फ्रेडी तो पहले ही कैनाज से प्यार करने लगा था, लेकिन अब कैनाज भी उसके लिए खास महसूस करने लगी थी। एक दिन दोनों साथ में फिल्म देखने जाते हैं। वहीं अचानक दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और भावनाओं में बहकर किस कर लेते हैं, लेकिन अगले ही पल कैनाज घबरा जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। पूरी रात फ्रेडी उसे फोन करता रहता है, लेकिन कैनाज न तो कॉल उठाती है और न ही किसी मैसेज का जवाब देती है। अगली सुबह भी जब कोई जवाब नहीं मिलता तो फ्रेडी बेचैन हो जाता है। आखिरकार वह सीधे कैनाज के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर जो नजारा वह देखता है, उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। रुस्तम ने कैनाज को बुरी तरह पीटा था। उसके चेहरे और शरीर पर चोट के कई निशान थे। कैनाज रोते हुए बताती है कि उसका पति रोज उसके साथ मारपीट करता है। फ्रेडी उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन कैनाज उसे समझाती है कि वह शादीशुदा है और अगर रुस्तम को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वह दोनों को जान से मार देगा। फ्रेडी उसे संभालता है, लेकिन उसके मन में अब एक ही बात घूम रही थी, किसी भी तरह कैनाज को इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकालना। रात को घर लौटकर फ्रेडी अपनी आंटी से बात करता है। उसने उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह लड़की पहले से शादीशुदा है। अब फ्रेडी दिन रात कैनाज के साथ नई जिंदगी के सपने देखने लगा था। अगले दिन दोनों फिर मिलते हैं। इस बार फ्रेडी एक ऐसा फैसला सुनाता है जिसे सुनकर कैनाज भी चौंक जाती है। वह कहता है कि अगर उन्हें हमेशा के लिए साथ रहना है तो रुस्तम को रास्ते से हटाना होगा। कैनाज तुरंत इस बात का विरोध करती है। वह कहती है कि किसी की जान लेना गलत है और वह ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन फ्रेडी उसे समझाता है कि अगर रुस्तम जिंदा रहा तो वह हमेशा उसकी जिंदगी बर्बाद करता रहेगा। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। काफी देर तक सोचने के बाद कैनाज आखिरकार उसकी बात मान जाती है। दोनों तय करते हैं कि कुछ दिनों तक वे एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं करेंगे ताकि किसी को उन पर शक न हो। अब फ्रेडी पूरी तैयारी में लग जाता है। वह अपने पिता की पुरानी पिस्तौल निकालता है और कई दिनों तक रुस्तम पर नजर रखने लगता है। उसका इरादा सही मौका मिलते ही उसे गोली मारने का था। आखिर एक दिन उसे मौका मिल जाता है। सुनसान सड़क पर रुस्तम अकेला था। फ्रेडी उसके पीछे पहुंच जाता है और पिस्तौल निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह किसी की जान लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी घबराहट में उसकी कार सीधे रुस्तम से टकरा जाती है। रुस्तम सड़क पर गिर पड़ता है। चारों तरफ तेज बारिश हो रही थी और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल तक फ्रेडी वहीं खड़ा रहता है, फिर अचानक उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। वह कार स्टार्ट करता है और बार बार रुस्तम के ऊपर कार चढ़ा देता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। यहीं से फ्रेडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। एक सीधा सादा मासूम इंसान पहली बार किसी का खून कर चुका था। हत्या करने के बाद वह सीधे अपने गांव वाले फार्म हाउस चला जाता है और लगभग एक हफ्ते तक वहीं छिपा रहता है। उधर पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर देती है। उन्हें सिर्फ इतना पता चलता है
कि यह हिट एंड रन का केस है, लेकिन कोई गवाह या सबूत न मिलने की वजह से वे असली अपराधी तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी पुलिस केस बंद नहीं करती और जांच जारी रखती है। करीब एक हफ्ते बाद फ्रेडी को यकीन हो जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। वह खुशी खुशी कैनाज से मिलने उसके घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर जाती है। फ्रेडी जैसे ही कैनाज के घर का दरवाजा खोलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के अंदर कैनाज अकेली नहीं थी, उसके साथ रेमंड नाम का एक आदमी मौजूद था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। यह देखकर फ्रेडी समझ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तभी कैनाज मुस्कुराते हुए सच बताती है कि उसने कभी फ्रेडी से प्यार किया ही नहीं था, वह तो सिर्फ उसे अपने जाल में फंसा रही थी। असल में कैनाज का रेमंड के साथ पहले से ही अफेयर चल रहा था, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उसका पति रुस्तम था। इसीलिए दोनों किसी ऐसे मासूम इंसान की तलाश में थे जिससे रुस्तम की हत्या करवाई जा सके और उन पर किसी को शक भी न हो। शादी वाले दिन कैनाज ने जानबूझकर फ्रेडी की तरफ मुस्कुराया था। बाद में उसने अनजान बनने का नाटक भी उसी प्लान का हिस्सा था। धीरे धीरे उसने फ्रेडी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और आखिरकार उससे रुस्तम का कत्ल करवा दिया। अब रुस्तम मर चुका था, उसका बिजनेस भी कैनाज के हाथ में आने वाला था और वह अपने असली प्रेमी रेमंड के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। फ्रेडी यह सब सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में वह कैनाज से सवाल करता है, लेकिन तभी रेमंड उसके साथ मारपीट करता है और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। जाते जाते कैनाज उसे धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उनसे मिलने की कोशिश की तो वह पुलिस को बता देगी कि फ्रेडी उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसी ने उसके पति की हत्या की है। बेबस फ्रेडी चुपचाप वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वह पूरी रात रोता रहता है। उसने कैनाज के लिए जो नए कपड़े, जूते और सपने संजोए थे, सब उसे बेकार लगने लगते हैं। गुस्से और दर्द में वह उन सारी चीजों को आग लगा देता है। अगले दिन वह अपनी आंटी से सिर्फ इतना कहता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। उधर कैनाज और रेमंड अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। दोनों बातें करते हैं कि 2 साल की मेहनत आखिर रंग ले आई। अब रुस्तम का पूरा बिजनेस उनके कब्जे में आने वाला था। यानी कैनाज ने कभी अपने पति से प्यार नहीं किया था, वह सिर्फ उसकी दौलत और बिजनेस चाहती थी। रेमंड के साथ मिलकर उसने पहले से ही पूरी साजिश रची हुई थी और फ्रेडी सिर्फ उनके खेल का मोहरा बनकर रह गया। इधर फ्रेडी पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके अंदर प्यार नहीं बल्कि दर्द और बदले की आग जल रही थी। कुछ दिनों बाद वह उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां कैनाज और रेमंड साथ बैठे थे। दोनों उसे देखकर हंसने लगते हैं। रेमंड जानबूझकर उसके लिए एक मिल्क शेक लाता है और उसमें थूक देता है। उसे लगता है कि फ्रेडी बेइज्जत होकर चला जाएगा, लेकिन सबको हैरान करते हुए फ्रेडी बिना कुछ कहे पूरा शेक पी जाता है। यह देखकर दोनों भी चौंक जाते हैं। कैनाज उससे पूछती है कि आखिर वह चाहता क्या है। फ्रेडी शांत आवाज में सिर्फ इतना कहता है कि अगर वह दिल से एक बार माफी मांग ले तो शायद सब खत्म हो जाए। लेकिन दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रेमंड सबके सामने उसे धक्का देता है, बेइज्जत करता है और धमकी देता है कि उनके पास उसकी तस्वीरें और मैसेज मौजूद हैं। अगर उसने दोबारा उनके पास आने की कोशिश की तो वे पुलिस के हवाले कर देंगे। फ्रेडी बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। अब उसने फैसला कर लिया था कि बदला जरूर लेगा। सबसे पहले वह एक प्लान बनाता है। वह जानता था कि कैनाज को डिशवॉशर के केमिकल से एलर्जी है। वह उसकी हर कमजोरी एक डायरी में लिख लेता है। साथ ही वह यह भी नोट करता है कि उनके फोन में कौन कौन से सबूत मौजूद हैं जिन्हें सबसे पहले मिटाना होगा। इसके बाद वह दोनों पर नजर रखना शुरू कर देता है। मौका मिलते ही वह एक चाबी बनाने वाले की मदद से उनके घर की डुप्लीकेट चाबी तैयार करवा लेता है। एक दिन जब दोनों घर से बाहर जाते हैं तो फ्रेडी चुपके से उनके घर में घुस जाता है। सबसे पहले वह कैनाज के फेस वॉश में डिशवॉशर लिक्विड मिला देता है, क्योंकि उसे पता था कि इससे उसे भयंकर एलर्जी होगी। फिर वह उसकी एंटी एलर्जी दवाइयां भी घर से गायब कर देता है।
इसके बाद वह उनके खाने में नींद की गोलियां मिला देता है और आराम से वहां से निकल जाता है। रात में जैसे ही दोनों खाना खाते हैं, कुछ ही देर में गहरी नींद में बेहोश हो जाते हैं। फ्रेडी फिर से उनके घर लौटता है। इस बार वह कैनाज के मोबाइल से अपने सारे चैट और मैसेज डिलीट कर देता है। फिर अपने नंबर पर एक नया मैसेज भेजता है जो आगे चलकर उसके प्लान का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। इसके बाद वह रेमंड के फोन से भी सारी तस्वीरें और सबूत मिटा देता है। इतना ही नहीं, बेहोश पड़े रेमंड को वह कई थप्पड़ मारकर अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला भी लेता है। फिर वह रेमंड की कार का ब्रेक ऑनेल निकाल देता है ताकि सही समय आने पर उसकी कार के ब्रेक फेल हो जाए। अपना पूरा प्लान पूरा करने के बाद फ्रेडी शांत मन से अपने घर लौट आता है। अगली रात कैनाज की अचानक नींद खुलती है। उसे पूरे शरीर में तेज एलर्जी होने लगती है। वह घबरा जाती है और दवा ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी एंटी एलर्जी दवाइयां पहले ही गायब की जा चुकी थीं। मजबूर होकर वह रेमंड के साथ अस्पताल के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में उनकी कार के ब्रेक ठीक से काम नहीं करते। ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी कार का हल्का सा एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि दोनों की जान बच जाती है, लेकिन कैनाज रेमंड पर गुस्सा करने लगती है। उसे लगता है कि उसने कार की ठीक से सर्विस नहीं कराई। असल में यह सब फ्रेडी की सोची समझी चाल थी। अगले दिन दोनों अपने रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि एक ग्राहक ने खाने में छिपकली मिलने की शिकायत कर दी है। मामला फूड सेफ्टी विभाग तक पहुंच चुका था और अब उनका रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर था। यह सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। उधर जैसे ही घर खाली होता है, फ्रेडी फिर से अंदर घुस जाता है। इस बार वह रेमंड के लैपटॉप और सोशल मीडिया अकाउंट में छेड़छाड़ करता है। कुछ देर बाद जब कैनाज और रेमंड रेस्टोरेंट में होते हैं, तभी अचानक रेमंड के सोशल मीडिया अकाउंट से दोनों की निजी तस्वीरें पोस्ट हो जाती हैं। उन तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक बातें भी लिखी होती हैं। यह देखकर कैनाज भड़क जाती है। उसे लगता है कि रेमंड ने यह सब किया है, लेकिन रेमंड साफ इनकार कर देता है। दोनों समझ जाते हैं कि यह काम फ्रेडी का है। गुस्से में वे अपने स्टाफ से फ्रेडी की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि क्या वह यहां आया था, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं होता। अब कैनाज और रेमंड सीधे फ्रेडी के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही दोनों फ्रेडी की बेरहमी से पिटाई शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह भी फ्रेडी की योजना का हिस्सा है। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। दरअसल फ्रेडी पहले ही पुलिस को सूचना दे चुका था कि उसे जान का खतरा है। कैनाज तुरंत पुलिस के सामने फ्रेडी पर आरोप लगाना शुरू कर देती है। वह कहती है कि फ्रेडी उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसी ने उसके पति रुस्तम की हत्या की थी। वही उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। उसने ही एलर्जी करवाई और कार के ब्रेक भी खराब किए। पुलिस अधिकारी उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता है, लेकिन जब वह सबूत मांगता है तो कैनाज के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। फ्रेडी पहले ही उसके फोन से सारे मैसेज मिटा चुका था और रेमंड के मोबाइल से सारी तस्वीरें भी गायब कर चुका था। अब पुलिस को कैनाज की बातों पर विश्वास नहीं होता। उल्टा पुलिस फ्रेडी से पूछती है कि अगर वह चाहे तो इन दोनों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कर सकता है, लेकिन फ्रेडी शांत स्वर में कहता है कि वह कोई शिकायत नहीं करना चाहता। पुलिस दोनों को चेतावनी देकर वहां से भेज देती है। अब कैनाज और रेमंड पूरी तरह डर चुके थे। अगले ही दिन वे अपने घर के अंदर और बाहर कई सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं। अब दोनों तय करते हैं कि अगर फ्रेडी नहीं रुका तो उसे हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। इसी बीच रेमंड अपने एक दोस्त के साथ फ्रेडी के घर जाता है। वहां वह तोड़फोड़ करता है और जाते जाते एक गोली भी छोड़ देता है ताकि फ्रेडी डर जाए। उधर फ्रेडी अपनी आंटी पर्सिस से अपनी मां के बारे में बात करता है। आंटी पहली बार सच बताती हैं कि लोगों की बातें गलत नहीं थीं। फ्रेडी की मां का सच में किसी और आदमी के साथ रिश्ता था। यही बात उसके पिता सहन नहीं कर पाए और गुस्से में उन्होंने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर खुद भी अपनी जान दे दी। ये सच्चाई सुनकर फ्रेडी टूटता नहीं, बल्कि पहली बार पूरी तरह उसे स्वीकार कर लेता है। रात में जब वह अपने घर लौटता है तो टूटा हुआ सामान देखकर कैनाज को फोन करता है।
वह कहता है कि उसे उनका संदेश मिल गया है और उन्होंने जो गोली छोड़ी थी वह भी उसे मिल गई। कैनाज चौंक जाती है क्योंकि उसने गोली छोड़ने की बात किसी को नहीं बताई थी। फिर फ्रेडी मुस्कुराकर कहता है कि जैसे उसने उनके घर में सांप नहीं छोड़ा था, वैसे ही कई बार डर इंसान खुद पैदा कर लेता है। ये सुनते ही कैनाज और रेमंड सचमुच डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके घर में कहीं सांप छिपा हो। घबराकर दोनों उसी रात अपना घर छोड़कर एक होटल में जाकर रुक जाते हैं। लेकिन फ्रेडी का सबसे बड़ा वार अभी बाकी था। होटल पहुंचने के बाद भी कैनाज और रेमंड के मन से डर नहीं निकलता। उन्हें हर पल यही लगता रहता है कि फ्रेडी उन पर नजर रख रहा है। उधर फ्रेडी अपना अगला और सबसे खतरनाक प्लान तैयार कर चुका था। कुछ समय बाद वह दोनों को फोन करता है, लेकिन उससे पहले वह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करता है। फ्रेडी के पास बचपन से एक ही सच्चा साथी था, उसका पालतू कछुआ हार्डी। कैनाज और रेमंड उसे ढूंढ निकालते हैं और बेरहमी से मार देते हैं। फिर वे फ्रेडी को फोन करके बताते हैं कि उन्होंने हार्डी का सूप बनाकर पी लिया। यह सुनते ही फ्रेडी पूरी तरह टूट जाता है। हार्डी सिर्फ उसका पालतू जानवर नहीं था, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसके जाने के बाद फ्रेडी के अंदर बची हुई आखिरी इंसानियत भी खत्म हो जाती है। अगले दिन वह हार्डी को दफनाता है और उसकी कब्र के सामने खड़े होकर बदला लेने की कसम खाता है। अब फ्रेडी अपने प्लान का आखिरी चरण शुरू करता है। वह एक बेघर आदमी को पैसे देकर पुलिस के पास भेजता है। वह आदमी पुलिस को बताता है कि उसने रुस्तम के एक्सीडेंट वाली रात एक कार देखी थी और उसे उसका आधा नंबर याद है। पुलिस जब उस नंबर की जांच करती है तो कार फ्रेडी के नाम पर निकलती है। पुलिस तुरंत फ्रेडी से पूछताछ करने पहुंचती है। फ्रेडी पहले तो डरा हुआ होने का नाटक करता है, फिर कहता है कि उसे अपनी जान का खतरा है और अब वह पूरी सच्चाई बताना चाहता है। वह पुलिस को बताता है कि रुस्तम की हत्या उसने नहीं, बल्कि कैनाज और उसके प्रेमी रेमंड ने की थी। उसी दिन कैनाज उसकी कार लेकर गई थी और उसी कार से रुस्तम को मार दिया गया। फ्रेडी आगे कहता है कि जब उसे इस सच्चाई का पता चल गया, तब से दोनों उसे लगातार धमका रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने उसके घर में तोड़फोड़ की, गोली छोड़ी और उसके पालतू हार्डी को भी मार डाला। इसके बाद वह पुलिस को वही मैसेज दिखाता है जो उसने पहले से अपने प्लान के तहत तैयार किया था। साथ ही अपने घर के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी दिखा देता है। अब सारे सबूत कैनाज और रेमंड के खिलाफ दिखाई देने लगते हैं। उधर पुलिस दोनों को थाने बुलाती है। फोन आते ही दोनों समझ जाते हैं कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। इसी बीच फ्रेडी उन्हें फोन करता है और कहता है कि अगर वे आखिरी बार उससे मिलना चाहते हैं तो उसके गांव वाले फार्म हाउस पर आ जाए। वह कहता है कि वहीं सारी बात हमेशा के लिए खत्म कर देगा। साथ ही वह उन्हें एक बड़ा सूटकेस लेकर आने को भी कहता है। असल में यह भी उसकी योजना का हिस्सा था। कैनाज और रेमंड तय करते हैं कि इस बार वे ही फ्रेडी को खत्म कर देंगे। दोनों हथियार लेकर फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। वहां फ्रेडी पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। शुरुआत में वह दोनों को बातचीत में उलझा देता है। मौका मिलते ही कैनाज उसके हाथ से पिस्तौल छीन लेती है, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाती है उसे पता चलता है कि बंदूक में कोई गोली थी ही नहीं। फ्रेडी पहले से जानता था कि ऐसा होगा। अचानक वह दोनों को बिजली का तेज झटका देता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वे खुद को डेंटल चेयर पर बंधा हुआ पाते हैं। इधर पुलिस जब दोनों के घर पहुंचती है तो वहां कोई नहीं मिलता। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि दोनों एक बड़ा सूटकेस लेकर कहीं गए हैं। पुलिस को शक हो जाता है कि दोनों शहर छोड़कर भाग रहे हैं। अब पुलिस भी फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ती है। उधर फ्रेडी कैनाज और रेमंड के सामने अपना सारा दर्द निकालता है। वह कहता है कि उन्होंने सिर्फ उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसके इकलौते दोस्त हार्डी को भी मार डाला। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कैनाज अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलती है कि वह आज भी फ्रेडी से प्यार करती है। वह सारा दोष रेमंड पर डालने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फ्रेडी सबसे पहले रेमंड की तरफ बढ़ता है। डेंटिस्ट होने की वजह से उसे दांत निकालने का पूरा अनुभव था। वह बिना किसी रहम के एक एक करके रेमंड के सारे दांत उखाड़ देता है।
दर्द से तड़पते हुए रेमंड की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रेडी उसकी लाश को बाहर ले जाकर जमीन में दफना देता है। अब बारी कैनाज की थी। फ्रेडी उससे कहता है कि उसने अपनी मां के नाम पर भी झूठ बोला था। उसने कहा था कि वह उसकी मां की बहुत बड़ी फैन है और पियानो बजाती है, लेकिन सच तो यह था कि उसे पियानो बजाना तक नहीं आता था। यही बात फ्रेडी को सबसे ज्यादा चुभती है। गुस्से में वह कैनाज के भी एक एक करके सारे दांत निकाल देता है, फिर उसे भी जिंदा ही जमीन के अंदर दफना देता है। आखिर में फ्रेडी दोनों कब्रों के बीच लेट जाता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। यहीं पर फ्रेडी फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको फिल्म फ्रेडी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।